अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश को लेकर बात करने वाले हैं कि क्यों बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों इतना वहां बवाल मच रहा है और ऐसी क्या वजह रही जिसमें शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और जिस लड़के को मारकर पुल के नीचे फेंक दिया गया था उसकी वजह से कैसे सरकार गिर जाती है और कैसे उस लड़के की किस्मत चमक जाती है और कैसे अंतिम सरकार का गठन हुआ। आज हम इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करेंगे। नाजरीन, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें। 26 मार्च 1971 की बात है जब पूर्वी पाकिस्तान उस पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था। पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर राज किया करता था, लेकिन देश में आंदोलन चल रहा था और आंदोलन चलते चलते इसको 26 मार्च 1971 को आज़ादी मिल जाती है। फिर उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश रख दिया जाता है और जब बांग्लादेश रखा जाता है फिर सरकार अपना काम करना शुरू कर देती है। जिस तरह से संसद में बैठकर नए नए कानून बनाए जाते हैं, कानून 1972 में बनाया जाता है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया था, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी। किसी को इस बात पर ऐतराज नहीं होता है और यह मामला आगे चलने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे विरोध के लिए आवाजें उठने लगती है। वे कहने लगते हैं कि इनके परिवार को लोगों को मिला तो मिला, अब उनके पोती पोते या उनसे भी जुड़े लोगों को आरक्षण में लाभ मिलता रहेगा तो हम कहां जाएंगे, तो इसीलिए यह खत्म होना चाहिए। और इस पर समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहते थे। ये विरोध होते होते साल 2018 आता है तो इस आरक्षण नीति को सरकार भंग कर देती है, लेकिन फिर मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद जून 2024 को हाई कोर्ट इस आरक्षण को फिर से बहाल कर देता है। यानी कि जो भी इस देश में देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन हुआ था, जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया था, उनके परिवार वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को 30% की जो बात थी उसे फिर से लागू कर दिया जाता है। उसके बाद फिर बवाल मचना शुरू हो जाता है। अब जगह जगह देश भर में जून 2024 के बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और प्रदर्शन कुछ इस तरह से होता है कि 15 जुलाई 2024 तक यह धरना प्रदर्शन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी की बात है, ढाका यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा शेख हसीना की तरफ जाती है जो उसे समर्थन करते हैं और दूसरा इस आरक्षण के खिलाफ होते हैं। फिर उसी दिन 15 जुलाई 2024 को मारपीट की स्थिति पैदा हो जाती है। जब छात्राओं के दोनों गुट आपस में भिड़ जाती हैं तो 100 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक तरफ पूरे देश में आरक्षण को लेकर हंगामा चल रहा था और दूसरी तरफ ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर 2 गुट भिड़ जाते हैं और 100 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। अगला दिन आता है तो अगले दिन में ज्यादा बवाल मच जाता है। साल 19 जुलाई 2024 को 6 लोगों की हत्या हो जाती है, यानी कि 6 लोग विरोध प्रदर्शन की वजह से मारे जाते हैं। अब स्थिति यहाँ से और भयानक होना शुरू हो जाती है। फिर अगले दिन 20 जुलाई को 67 लोग मारे जाते हैं, यानी कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ ही रही थी, लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। और इसी आंदोलन में 3 लोगों का नाम बड़ी तेजी के साथ आने लगता है। पहला नाम नाहिद इस्लाम, दूसरा नाम आसिफ महमूद का और तीसरा नाम अबू बकर मजूमदार का होता है। ये 3 प्रमुख नाम थे। हालांकि और भी छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत सारे आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका नाम जब तेजी से सामने आने लगता है तब 20 जुलाई 2024 को हॉस्टल से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद खासकर नाहिद इस्लाम के साथ कुछ इस तरह से मारपीट की जाती है। उसे लोहे की रोड से तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए। इस लड़के को मारने के बाद इसे बेहोशी की हालत में एक पुल के नीचे फेंक दिया जाता है।
यह सोचकर कि शायद अब यह इतनी बुरी तरह से डर गया है, अब शायद विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन प्रदर्शन की रफ्तार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। जब नाहिद इस्लाम हॉस्पिटल में एडमिट था तो इसका मन विरोध प्रदर्शन करने का नहीं था, लेकिन छात्राओं का हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगना शुरू हो जाता है। छात्र छात्राएं हॉस्पिटल में आ रहे थे और कई सारे लोग भी नाहिद इस्लाम से मिलने आ रहे थे। खुफिया विभाग को यह सूचना मिलती है कि वे छात्र तो फिर से एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि उन लड़कों को शांत किया जाए। 26 जुलाई 2024 को फिर उन छात्र सहित जो उनके दोस्त होते हैं, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उनकी कोशिश थी कि ये अगर पुलिस कस्टडी में रहेंगे तो शायद मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा था, बल्कि ये मामला लगातार बढ़ रहा था। अगर हम नाहिद इस्लाम की बात करें तो नाहिद इस्लाम की उम्र फिलहाल 26 साल के आसपास होती है और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में ये मशहूर हो रहे थे। अगर हम बात करें आसिफ महमूद की तो ये कोमिला एक जगह लगती है, वहाँ के रहने वाले होते हैं और भाषा विज्ञान में ये मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही अबू बकर मजूमदार जो कि फूल के स्टूडेंट होते हैं, इन तीनों को एक बार फिर से छोड़ दिया जाता है। दरअसल 29 जुलाई 2024 को इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाता है कि जितने भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन को आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इन छात्राओं के ये वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला ठंडा होने लगता है। लोगों के दिमाग में ये बात आने लगता है कि हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद यानी 4 अगस्त 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होता है। उस वीडियो में नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद कहते हैं कि हमें पुलिस कस्टडी में बहुत मारा गया और हमसे कहलाया गया कि वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाने के बाद ये कहो कि ये जो धरना प्रदर्शन है इसे पूरी तरह से शांत कर दीजिए, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये डर जाते हैं और पुलिस के कस्टडी में रहते हुए ये वीडियो बना देते हैं, और जब पुलिस से आज़ाद होते हैं तो एक और वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में यह संदेश देते हैं कि अगर लाठियां काम न आई तो हम बंदूक भी उठाएंगे। और शेख हसीना, तुम देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। हमारी तुमसे 2 शर्तें, पहली यह कि संसद को भंग किया जाए, दूसरा यह कि शेख हसीना तुम पद से इस्तीफा देकर अब यहाँ से अलग हट जाओ। साथ ही एक और चेतावनी आर्मी के चीफ को दी जाती है। उससे कहा जाता है कि अगर आपके दिमाग में यह चल रहा हो कि शेख हसीना पद से इस्तीफा देगी और आप इस देश में राज करेंगे तो ये गलतफहमी मत पालना। आर्मी भी इस देश में राज नहीं करेगी, लेकिन राज करने का अगर नाम आता है तो लोकतांत्रिक हिसाब से ही होगा। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब 5 अगस्त 2024 को बड़ी संख्या में लोगों का भीड़ शेख हसीना के सरकारी आवास की तरफ रुख करते हैं। लाखों की संख्या में लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में आर्मी चीफ शेख हसीना को 45 मिनट का समय देकर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। और वाकई में सचमुच नुकसान पहुँचा देते हैं। उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है और यूपी का एक जिला गाजियाबाद, वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उसके बाद वह इंडिया में शरण लेती है। हालांकि दुनिया भर में वो मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे शरण नहीं देता है। 23 दिन के अंदर 560 लोगों की मौत हो जाती है, हजारों की संख्या में घायल हो जाते हैं और लगातार यह मारकाट चल रही थी। मारकाट के दौरान ही शेख हसीना भी यहाँ से चली जाती है। ऐसी स्थिति में मामला जरूर शांत होता है। शांत होने के बावजूद भी कुछ हमलावरों ने जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। इसी बीच अंतरिम सरकार की मांग चलने लग जाती है और जो यहाँ के चीफ होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला होता है, जिसका नाम मोहम्मद यूनुस होता है।
मोहम्मद यूनुस विदेश में थे, क्योंकि देश में रहते उन्होंने कई बैंक खोले, करोड़ों लोगों की मदद की और उनका चेहरा सोशल वर्कर के रूप में, एक बैंकर के रूप में, करोड़ों लोगों की मदद के रूप में शामिल था। जब उनको बुलाया जाता है तो वह साफ साफ कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर आऊंगा कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, यदि उनको निशाना बनाना आप छोड़ देंगे तो शायद मैं आ जाऊंगा, और लेकिन अगर निशाना बनाता रहे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए भी वाकई में खुशखबरी की बात है। एक तरफ पूरे भारत में हिंदुओं को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के चिंता हो रही थी, एक तरह से प्रधानमंत्री की जितनी शक्ति होती है वह मोहम्मद यूनुस को मिल जाती है। जब यह 8 अगस्त 2024 को शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो इसी बीच में 17 कैबिनेट जो शामिल होने वाले होते हैं, उन 17 कैबिनेट में शामिल होने वालों में 2 वो छात्र भी शामिल होते हैं जो आंदोलन में मुख्य चेहरे थे, जिसमें नाहिद इस्लाम जो पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिलता है, उसको भी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। दूसरा आसिफ महमूद, उसको भी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, इस सरकार से भारत के साथ पहले जितने अच्छे व्यवहार थे उससे कई ज्यादा व्यवहार और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की कहानी। इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।